मैं अमित आप सबों का सिविलियंस में स्वागत करता हूं। और आज की जो वीडियो है ये आपका इस विषय में है कि आपको एग्ज़ाम हॉल में किस प्रकार से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो इसको हम लोग 7-8 पॉइंट्स में देखेंगे और फिर हम लोग लास्ट में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि आंसर राइटिंग जो है आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, और फिर जिस तरह से कौन सा पेन यूज करना चाहिए, और कॉपी में मार्जिन कितना छोड़ना चाहिए, एक लाइन में कितने वर्ड्स होने चाहिए, एक पेज में कितने वर्ड्स होने चाहिए, इन सब को हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बात आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि खोटा का अभी तक हम लोग 10 क्लास कर चुके हैं और आपका 7 से 8 क्लास जो है वो बाकी है। तो आप लोग को कंप्लीट खोटा, कंप्लीट पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक, ये 4 सब्जेक्ट जो है जो कि आपका जेपीएससी मेंस में है, इन चारों सब्जेक्ट को इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को कंप्लीट कराया जाएगा। 3 सब्जेक्ट जो है वो आपको मई के एंड तक में ख़त्म कर दिया जाएगा, और जो आपका साइंस एंड टेक है वो आपका जून में स्टार्ट करेंगे हम लोग। और हो सकता है कुछ वीडियो जो है आपको मई में भी मिल सकता है, लेकिन जून में अब मान के चलिए कि साइंस एंड टेक का वीडियो आएगा और जून में ही वो 15 दिन के क्लास में आपका ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है आपको पर डे साइंस एंड टेक का तब 2 क्लास मिलेगा। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ पे फोकस करिए कि आप लोग हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी कैसे आप लोग कंप्लीट कर लीजिए खुद से। और बाकी ये 4 सब्जेक्ट के लिए आप लोग इस चैनल पे डिपेंड रह सकते हैं। आपको नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवाया जा रहा है, और बाकी के जो भी नोट्स हैं वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल कर दिया जाएगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का फ़ी नहीं देना है आप लोग को, ये सब कुछ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम से जुड़ करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स जो है बिल्कुल प्रिसाइज़ है, इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं लिखी गई है, जो भी है सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। और मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि मैं इन्हीं चीज़ों को पढ़ करके 7 to 10th जेपीएससी में मेरा रैंक 110 रहा है। तो आप लोग इन नोट्स पे थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर सकते हैं। हालांकि नोट्स मैंने नहीं बनाया था उस समय, मैंने किताब से ही अंडरलाइन करके या फिर दूसरे कोचिंग संस्थान के नोट्स से अंडरलाइन करके पढ़ा था। उन्हीं चीज़ को अभी कंपाइल करके नोट्स धीरे धीरे बन रहा है। जैसे ही नोट्स बन रहा है वैसे ही आपका क्लास रिकॉर्ड हो जा रहा है, और फिर आपको क्लास और नोट्स दोनों ही अवेलेबल करवा दिया जा रहा है। तो अगर आप लोग कहेंगे कि नहीं नोट्स डायरेक्ट तुरंत अवेलेबल करवा दीजिए, तो मेरे पास अभी कंप्लीट बना नहीं है, इसलिए मैं कंप्लीट तुरंत आपको नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही हो जाएगा मैं सब कुछ आप लोग को अवेलेबल करवा दूँगा। आप इस बात पे भरोसा रखिए कि एग्ज़ाम के ख़त्म होते होते, मतलब एग्ज़ाम शुरू होने से पहले तक आपको ये 4 सब्जेक्ट जो है इस चैनल के माध्यम से ख़त्म कर दिया जाएगा। बाकी आप लोग को अगर ट्रस्ट नहीं है तो इसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास, आप बस जुड़ करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं इस चैनल के साथ। तो चलिए हम लोग अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में आपको बहुत सारे मिथ्स जो है आंसर राइटिंग को लेकर के वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश करिएगा अंत तक बने रहने का। इस वीडियो को अगर आप सही से समझते हैं और अगर इसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं तो आपको ज़रूर बाकी बच्चों से 10-20 नंबर जो है ज़्यादा मिलेगा, और ये 10-20 नंबर जो है रैंक इम्प्रूवमेंट में या फिर आपका डिसक्वालीफाई होने से बचने के लिए पर्याप्त होता है। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की बात हो एग्ज़ाम हॉल में, तो आप सबसे पहला जो आप ध्यान देंगे सीक्वेंस पे। मैं एग्जांपल के साथ इस पॉइंट को आपको समझाऊंगा अभी कि सीक्वेंस जो है वो किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है। अभी तक आप लोग यही चीज़ सुनते आए होंगे कि जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता है उसको सबसे पहले अटैम्प्ट करिए, और जो क्वेश्चन आपको सबसे ख़राब आता है उसको सबसे लास्ट में अटैम्प्ट करिए। लेकिन इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट का नुकसान झेलना पड़ेगा। तो अब इस चीज़ को आप समझिए। यहाँ पे अभी कुछ देर के लिए आप ये समझ लीजिए कि आप स्टूडेंट नहीं हैं, आप हैं कॉपी चेक करने वाले। तो आपके पास 3 प्रकार के कॉपी आता है। ये 3 कॉपीज़ जो है आपको चेक करने के लिए दिया जाता है। अभी इमेजिन करिए कि आप एक टीचर हैं जो कॉपी चेक कर रहे हैं, और वहाँ पे जेपीएससी का भी जो कॉपी चेक करेंगे वो भी कहीं ना कहीं इंसान ही होते हैं, आपके और मेरे जैसे। और अगर मान लीजिए कि ए नाम का कोई लड़का है, एक बी नाम का लड़का है और एक सी नाम का लड़का है, और इनको 10 क्वेश्चन आप दिया गया है, जिसमें से 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इनको। मतलब टोटल इनको दिया गया है 10 क्वेश्चन, सॉल्व करने हैं 4 क्वेश्चन। तो ए जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 8 पहले बनाता है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 बनाता है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 बनाता है, और फिर क्वेश्चन नंबर 9 बनाता है। और बी नाम का जो लड़का है वो आपका क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 3
और फिर क्वेश्चन नंबर 4, इस तरह से सीरियल वाइज बनाता है। और सी जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 को 2 बनाता है, फिर क्वेश्चन नंबर 5, फिर क्वेश्चन नंबर 6 और फिर क्वेश्चन नंबर 8। इस तरह से 4 क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करता है ये तीनों लोग। तो इन 3 कॉपीज़ को देखने के बाद आपको आप सबसे पहले आपके दिमाग में क्या जाएगा? अगर ए नाम के लड़के की बात करें तो आपके मन में तो ये होगा कि ए लड़का जो है, या इसको क्वेश्चन नंबर 8 जो है सबसे अच्छा आता है, फिर उसके बाद इसको क्वेश्चन नंबर 3 सबसे अच्छा आता है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 इसको अच्छा आता है, और फिर सबसे ख़राब इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 9 में होगा। यही है, इसलिए ये इस तरह से पिक किया है क्वेश्चन को। तो अगर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर पढ़ने के बाद अगर आप इस बच्चे को 40 में से अगर 25 नंबर देते हैं, तो अगला जो क्वेश्चन होगा इसमें आप कभी भी इसको 25 से ज़्यादा या फिर 25 के बराबर नहीं देंगे, क्योंकि आपके मन में ये सीक्वेंस देखने के बाद ही ये चीज़ बैठ चुका है कि इसको सबसे अच्छा आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 8 का आता है और उससे कम क्वेश्चन नंबर 3 का आता है। तो इस ख्याल से आप इसको मान लीजिए 22 नंबर दे दिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 की जब बारी आती है तो आप हर हाल में इस 5 नंबर का आंसर जो है इसको 22 ना दे करके 22 से थोड़ा कम देंगे, तो हो सकता है 20 दीजिएगा और लास्ट वाला कितना चला जाएगा 18। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन का मार्क्स जो है वो धीरे धीरे घटता चला जाता है। इस तरह का अगर आप अटैम्प्ट लेते हैं तो इस अटैम्प्ट में देखिए आपको ये नुकसान झेलने को मिलेगा। उसके बाद आप अगर सी नंबर को देखिए इसको, तो इसमें क्या है, अब इस सी नंबर से क्या आपको प्रतीत हो सकता है कि इसको पहले 2 सबसे अच्छा आता है, फिर 5, फिर 6, फिर 8। तो ये आप अगर इस केस को सोचते हैं कि ये है, तो ये केस थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक क्वेश्चन के बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है लिखने के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चीज़ पता चलता है कि इसको इन चारों का क्वेश्चन का आंसर जो है लगभग सेम आता है, या फिर सभी का आंसर जो है इनको इन चारों क्वेश्चन का आंसर पता है। मतलब 10 क्वेश्चन में से इनको 4 क्वेश्चन का आंसर एक जैसा पता था, इसलिए इन्होंने 4 क्वेश्चन को पिक किया और ये सीरियल वाइज ही पिक कर लिया, पहले छोटा वाला, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, नंबरिंग के मामले में। तो इस स्थिति में अगर कॉपी पढ़ने के बाद इसमें अगर 25 नंबर देता है कॉपी चेक करने वाला, मतलब आप अगर 25 नंबर देते हैं, तो 5वें नंबर क्वेश्चन को आप जब पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप यहाँ पे 25 नंबर भी दे सकते हैं या फिर 28 नंबर भी दे सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट काम करेगा और चेक करने वाले को ये चीज़ लगेगा कि इसे तो चारों क्वेश्चन जो है सेम पता है। तो अगर सेम पता है तो किसी में ज़्यादा और किसी में कम दे सकता है। तो यहाँ पे किसी में आपका 24 मिल गया, किसी में आपका 28 मिल गया, किसी में 25 मिल गया, किसी में 23 मिल गया। तो ओवरऑल अगर आप इसमें और इसमें देखिएगा, ए नंबर और सी नंबर में, तो ए नंबर के मुकाबले सी नंबर की स्थिति जो है थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे आपको 3-4 नंबर या फिर 5 नंबर जो है एक सब्जेक्ट में ज़्यादा मिलने का संभावना ज़रूर है। और अगर इस बी नंबर की बात करें, बिल्कुल ये आइडियल सिचुएशन हो जाता है कि ये ऊपर का ही 4 क्वेश्चन उठा लिया, या फिर इस तरह से मान लीजिए 10, 9, 8, 7, या फिर नीचे के 4 क्वेश्चन को उठा लिया, या फिर कहीं के बीच के 4 क्वेश्चन को उठा लिया। तो यहाँ से जो चेक कर रहा है उसको तो कभी ये चीज़ पता ही नहीं चलेगा कि इसको 10 में से सिर्फ 4 ही क्वेश्चन पता है। एग्जामिनर को, एक कॉपी चेक करने वाले को लगेगा कि इसे 10 में से 10 क्वेश्चन ही पता था। तो ये तो बिल्कुल आइडियल केस हो जाता है और सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलने का संभावना इस पैटर्न पे रहता है। लेकिन इस चीज़ के लिए आपको बहुत पारंगत हासिल करना होगा, तभी ये पैटर्न आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन आप अभी फ़िलहाल इस पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, तो इसको थोड़ा सा बंद करके इस पैटर्न को फॉलो करना आप चालू करिए। जैसे कि अगर हिस्ट्री और ज्योग्राफी में बात करें, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी का क्वेश्चन में अटैम्प्ट आप कैसे लेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप प्राचीन भारत पढ़े थे, 1 नंबर का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए। उसके बाद प्राचीन भारत के बाद आपका जैसे हिस्ट्री में 4 क्वेश्चन पूछता है, 1, 2, 3, 4। एक क्वेश्चन आपका प्राचीन भारत से, एक आपका मध्यकालीन भारत से, एक मॉडर्न और एक झारखंड। इसी तरह से ज्योग्राफी में आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। टोटल 8 क्वेश्चन है, आपको 4 सॉल्व करने हैं। तो ये 5वां नंबर क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी का, फिजिकल ज्योग्राफी से है। फिर आपका ये जो पोर्शन है सेक्शन बी है, फिर ज्योग्राफी का ये सेक्शन सी का क्वेश्चन है और ये झारखंड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे क्या करिए, जैसे आप पहला वाला पोर्शन प्राचीन भारत, इसको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके रखिए, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला जो है इसी को सबसे पहले चेक करेगा और यहीं से उसका जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो काम करना चालू करेगा। तो आप पहला क्वेश्चन 1 नंबर अटैम्प्ट करते हैं और फिर क्या करिए, इस 4 नंबर को अटैम्प्ट करिए झारखंड जीके को।
तो जैसे ही 4 मतलब ये पोर्शन भी आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बना के रखना है ताकि आप यही क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। तो इसको अटैम्प्ट करिएगा तो इसका डबल बेनिफिट है झारखंड का क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का। जो कॉपी चेक करेंगे उनको लगेगा कि ये लड़का जो है झारखंड का है और इसका झारखंड से सेंटीमेंट्स जुड़ा है। तो इसमें भी आपका कुछ 1-2 नंबर बढ़ता है, क्योंकि जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इंसान ही है। उसके बाद आप जैसे ये 6 और 7 में से जो भी आपका पोर्शन एक है उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखिए, एक पोर्शन को थोड़ा वीक रखिए। तो मान लीजिए कि आपका 7 तो 7 जाइए, फिर आप 7 नंबर को अटैम्प्ट करिए और फिर लास्ट का क्वेश्चन 8 नंबर को अटैम्प्ट कर जाइए। तो ये एक सही सीक्वेंस है जिससे आपको थोड़ा सा मतलब एज मिलेगा। इस पैटर्न के मुकाबले इसमें आपको थोड़ा सा एज देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है कि यहाँ पे कॉपी चेक करने वाला सीधा सीधा आइडेंटिफाई कर ले रहा है कि आपको ये 4 क्वेश्चन में से सबसे अच्छा 8 नंबर आता है, फिर 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 9 आता है। तो वो मार्क्स के घटते हुए क्रम में आपको नंबर देगा। लेकिन इस पैटर्न में क्या है, उसको ये चीज़ पता है, ये चीज़ नहीं पता चल पा रहा है कि आपको जो है कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा आ रहा है और कौन सा क्वेश्चन जो है कम अच्छा आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको एक चीज़ करना होगा मेहनत कि आपको सेक्शन नंबर 1 ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना होगा, क्योंकि इसमें आपका आंसर बहुत तगड़ा तरीके से का लिखना है। और ये क्वेश्चन नंबर 4 ये 2 क्वेश्चन का आंसर बहुत ही तगड़ा होना चाहिए। अगर आप ये 2 चीज़ अच्छा से कर लेते हैं तो ये सब क्वेश्चन अगर आप थोड़ा ख़राब भी लिखते हैं तो भी आपको अपेक्षाकृत ज़्यादा नंबर मिल जाएगा। तो आई होप कि आप ये सीक्वेंस वाला कहानी समझ गए होंगे। लेकिन अगर आप इस चीज़ पे आ जाते हैं तब तो आप टॉपर की लिस्ट में भी आ सकते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर मिलने का चांसेस यहाँ रहेगा। तो सबसे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा नंबर में। मतलब मान लीजिए ये पैटर्न और ये पैटर्न में कोई अगर मान लीजिए आपका दोस्त ये पैटर्न फॉलो किया है और आप ये फॉलो किए हैं और दोनों का आंसर सेम है, मान लीजिए सेम ही आप लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 7, 8, 10 नंबर तक का एज मिल सकता है। आप अगर सोच रहे 40-50 नंबर का एज मिलेगा तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जितना भी चीज़ लिखे हैं पॉइंट वाइज, अगर सब चीज़ को आप अपनाते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके आपका जो है फाइनल रिजल्ट में 20, 25, 30 नंबर तक का अंतर आएगा। और ये नंबर जो है काफ़ी होता है आपके डिस्क्वालीफाई होने के लिए, आपके सेलेक्ट होने के लिए और आपके रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए। तो सीक्वेंस को समझ गए होंगे आप लोग। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो अगर आप मान लीजिए इंडिया का ही पोर्शन लिख रहे हैं, जैसे इंडिया में ही सूखा पे कोई क्वेश्चन आ गया तो सूखा के बारे में आप लिख रहे हैं, या फिर मरुस्थल, या फिर आपका डिफॉरेस्टेशन पे आ गया इंडिया का क्वेश्चन तो आप उसको लिख रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि झारखंड का कोई एग्जाम्पल है तो उसको भी आप वहाँ पे दें, भले ही आप इंडिया का पोर्शन ही क्यों ना लिख रहे हैं, इसका आपको अलग एज मिलेगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि जैसे आप कॉपी चेक कर रहे हैं और आपका जो गाँव है किसी भी मुद्दा, मान लीजिए कि दहेज प्रथा पे कुछ लिखने आया है और एक लड़का जो है 3 कॉपी आप चेक कर रहे हैं, एक लड़का इंडिया का एग्जाम्पल दे दिया, एक विदेश का एग्जाम्पल दे दिया दहेज प्रथा में, और एक मान लीजिए कि आपके गांव का मतलब रिसेंट स्टोरी का एग्जाम्पल दे दिया। तो अगर आप कॉपी चेक कर रहे हैं तो आप सबसे ज़्यादा नंबर जो है आपका जो गांव वाला लड़का जो लिख के दिया है, मतलब आपको ये तो पता नहीं रहेगा कि ये आपका गांव का लड़का है, लेकिन उस एग्ज़ाम्पल को देखने के साथ ही आप समझ जाइएगा कि ये लड़का जो है मेरे ही अगल बगल का है। तो ये चीज़ का भी आपको नंबर में फ़र्क देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे भेदभाव होता है झारखंड में या फिर बिहार में बीपीएससी में, ऐसा बात नहीं है। बात है सेंटिमेंट्स का, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं वो भी इंसान है, और अगर आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं अपने साथ तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप झारखंड के एग्जाम्पल देंगे, यहाँ के लोग कॉपी चेक करेंगे, तो अगर आप झारखंड का एग्जाम्पल दीजिएगा या फिर कोई बाहर के भी अगर कॉपी चेक करने आते हैं झारखंड जेपीएससी का, तो वो एग्ज़ाम्पल देखने के बाद उनको ये तो समझ में आएगा ना कि आप यहाँ के झारखंड के हैं और झारखंड के हैं, तो यहाँ का सेंटिमेंट्स भी आपके साथ जुड़ा हुआ होगा। तो थोड़ा सा एज आपको यहाँ पे मिलने का संभावना है, मतलब 1-2 नंबर आपको ज़्यादा मिल सकता है। कोशिश करिएगा कि झारखंड का मैप और इंडिया का मैप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके बनाने का, और इसको पेन से ही बनाइएगा एग्ज़ाम में। ये नहीं कि आप पेंसिल से बनाने लगे, रबड़ से मिटाने लगे, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा आपका। आपको 100% शुद्ध मैप नहीं बनाना है, आप एक रफ मैप बना सकते हैं, उसी से आपका काम हो जाएगा। बस चीज़ों को प्रॉपर जगह में आपको लोकेट करना है। तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा झारखंड मैप को और इंडिया के मैप को, तो आपका बन जाएगा। और ऐसा ना हो कि झारखंड का मैप बनाने में 1 मिनट का समय दे रहे हैं या फिर इंडिया का मैप बनाने में आप 1 मिनट का समय दे रहे हैं। अगर 1-1 मिनट आपका लग रहा है तो आप जो है टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। इसको ऐसा करिए कि एक बार पेन बैठा करके सीधे आप जैसे बना सको इंडिया का मैप और झारखंड का मैप, मतलब मुश्किल से 20 सेकंड के अंदर मैप बन जाना चाहिए। ये स्पीड आपके पेन में होना चाहिए, और पेन से ही बनाइएगा। ऐसा नहीं है कि पेंसिल आप पकड़ ली, क्योंकि पेंसिल का क्या होता है ना, कुछ दिन के बाद वो मिटने लगता है।
नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेश्चन ऑफ झारखंड। आपको हर हाल में कोशिश करिएगा कि झारखंड का जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना है। जैसे हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में चौथा नंबर क्वेश्चन हिस्ट्री का झारखंड हिस्ट्री से है, और ज्योग्राफी का भी चौथा नंबर क्वेश्चन झारखंड ज्योग्राफी का है। इसी तरह से इकोनॉमिक्स में अगर आप देखिएगा तो लास्ट का जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर डी, वहाँ का क्वेश्चन झारखंड का है। इसी तरह साइंस एंड टेक में आप देखिएगा तो कृषि वाला जो है झारखंड का है। तो ये जो झारखंड वाला जो पोर्शन है, इसको ना आप कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन को हर हाल में बनाएं। अब यहाँ पे एक डाउट आता है कि क्या इंडिया वाला पोर्शन बनाने से नंबर कम आएगा? तो ऐसा नहीं है कि इंडिया वाला पोर्शन को बनाइएगा तो आपको नंबर कम होगा, लेकिन अगर आप झारखंड वाले को बनाइएगा तो थोड़ा सा 1-2 नंबर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से तो पता चलता है कि आप यहाँ के हो, यहाँ के सेंटिमेंट्स आप रखते हैं और आप यहाँ के लिए अच्छा काम कर सकेंगे। तो ये चीज़ क्वेश्चन चेक करने वाला समझता है और वो सेंटिमेंट्स में 1-2 नंबर ज़्यादा ज़रूर देता है। और ये गलती नहीं है उनका, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है जिसको अगर आप समझ गए तो आप सिर्फ साइकोलॉजी की बदौलत भी आप कुछ नंबर से जो है वो गेन कर सकते हैं एग्ज़ाम में। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे बॉक्स डायग्राम या फिर फ्लो डायग्राम, जहाँ पे ज़रूरत हो सिर्फ वहीं पे बनाना है, और ज़बरदस्ती सब क्वेश्चन में आप फ्लो डायग्राम और बॉक्स डायग्राम बनाने की कोशिश आपको नहीं करना है। और ऐसा भी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको इंडिया का मैप बनाने लग गया, हर क्वेश्चन में आप झारखंड का मैप बनाने लगे, तो इससे भी आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। सिर्फ जहाँ ज़रूरत है बस वहीं पे आपको डायग्राम बनाना है। जैसे कि मान लीजिए संज्ञा के 5 भेद हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि संज्ञा लिख के इस तरह से 5 लकीर खींच के पाँचों का नाम लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको कुछ डायग्राम अलग से नहीं बनाना है। अब आता है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को आपको सेलेक्ट किस प्रकार से करना है। तो आपको 10 क्वेश्चन में से मान के चलिए कि आप कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन पढ़ करके एग्ज़ाम देने जाए। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा आपको कि आप प्रॉपर क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकेंगे। आपके पास ये नहीं रहेगा कि हमको ये 4 क्वेश्चन ही आता है या फिर 3 क्वेश्चन ही आता है। अगर आपको मान लीजिए कि 3 ही क्वेश्चन आता होगा तो आप 3 क्वेश्चन बनाएंगे और 1 क्वेश्चन जो है वो जैसे तैसे आप लिखेंगे, तो ये तो आपको सिलेक्शन से दूर ले जाएगा। तो कोशिश करिए कि 80% सिलेबस को कवर करके जाने का। अगर 8 क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में तो 6 क्वेश्चन जो है आपको आना चाहिए, और 6 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन जो है चुन करके लिखना है। तो उन 4 पे कैसे फोकस करना है उसको देखना है, उसको उन 6 में से किन चारों को सेलेक्ट करना है। जैसे कि एक क्वेश्चन मान लीजिए आप ऐसा ले लिए जिसमें आप पैराग्राफ वाइज लिख सकते हैं चीज़ों को, तो अगला क्वेश्चन आप कोशिश करिए कि ऐसा क्वेश्चन लिखें जो पॉइंट वाइज हो। एक क्वेश्चन ऐसा सेलेक्ट करें जिसमें मैप दिखे, एक क्वेश्चन ऐसा सेलेक्ट करिए जिसमें आपका फ्लो डायग्राम वगैरह दिखे। तो आप पूरे कॉपी में एक मिक्स नज़र आना चाहिए। जब कॉपी चेक करने वाला खोले तो उसको एक झारखंड का मैप दिख जाए, एक इंडिया का मैप दिख जाए, एक फ्लो डायग्राम दिख जाए पूरे कॉपी में, और कहीं आपका पॉइंट वाइज आपका लिखा हुआ होना चाहिए और कहीं पैराग्राफ वाइज लिखा हुआ होना चाहिए। इससे जो कॉपी चेक करते हैं उनको ये समझ में आएगा कि इस लड़का को जो है सब कुछ आता है ठीक ठाक, तो वो उसी प्रकार से आपको नंबर भी देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप हर जगह फ्लो डायग्राम बनाने लग गए या फिर हर जगह डायग्राम बनाने लग गए, ये मैप बनाने लग गए, तो इससे कॉपी चेक करने वाला जो है वो इस बात को भली भांति को समझ जाएंगे, या फिर समझते भी है ये चीज़ की ये जो है हमारे साथ ब्लफिंग कर रहा है क्वेश्चन के साथ। तो इस स्थिति में आपका जो ओवर स्मार्टनेस है वो आपका नंबर जो है वो कम कर देगा। तो इसलिए आप थोड़ा जेन्युइन आंसर लिखने का कोशिश करिए, ज़बरदस्ती का कुछ नहीं करना है आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए। तो आप समझ गए होंगे इस पॉइंट को कि किस प्रकार से क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। आपको 6 क्वेश्चन आना चाहिए 8 क्वेश्चन में से, और तब ही आप 4 क्वेश्चन को सेलेक्ट कर सकते हैं। और 4 क्वेश्चन जो है वो मिक्स्ड होना चाहिए, किसी में मैप नज़र आना चाहिए, किसी में फ्लो डायग्राम नज़र आना चाहिए, किसी में आपका पैराग्राफ और किसी में पॉइंट। ये आपका एक अच्छा कॉपी बन जाएगा, देखने में सुंदर भी दिखेगा। नेक्स्ट जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो क्वेश्चन मान लीजिए कभी ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आपको वो 5 पेपर का एग्ज़ाम देना है, तो कभी ना कभी किसी पेपर में ये भी फेस करना पड़ जाए कि आपको क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। तो जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता उसको भी आपको अटैम्प्ट करना है। तो ऐसी स्थिति में क्या करिएगा, तो देखिए मान लीजिए कि कोई भी टॉपिक जो है सिलेबस में उसको आप एब्सोल्यूट छोड़ करके नहीं जाएंगे। जैसे कृषि टॉपिक है और आपको लग रहा है कि कृषि का क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाएगा, मान लेते ये है तो इजी टॉपिक, लेकिन इसको भी मान लेते हैं कि ये टफ टॉपिक है एग्जाम्पल लेने के लिए कि ये टफ टॉपिक है और आपको लगता है कृषि से जो है हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करिए ना कि आप क्वेश्चन मत पढ़िए इसका, आप लेकिन 600 से 700 शब्द या फिर 1000 शब्द जो है मतलब
6 पेज जो है आप उसका तैयार करके रखें अपने पास और उसको याद कर लीजिए। और कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो लगभग उन्हीं चीज़ों को तोड़ मोड़ के आप लिखने का कोशिश करिए। तो मतलब इससे क्या हो जाएगा, कृषि का क्वेश्चन में आप कृषि का ही चीज़ लिख रहे हैं, तो अगर 40 नंबर का क्वेश्चन है तो अगर आप जहाँ पे कुछ नहीं ला पाते वहाँ पे भी आपको 10-15 नंबर मिल जाएगा। तो अगर हम लोग, और ये चीज़, इस चीज़ का तैयारी आपको करके जाना है घर से ही, क्योंकि ये चीज़ आपको फेस करना पड़ सकता है एग्ज़ाम में कि आपको क्वेश्चन नहीं आता है। तो ये एग्जांपल जैसे लिए ना कि कृषि का टॉपिक से आप कृषि का टॉपिक आप नहीं करेंगे, कृषि का टॉपिक आपको छोड़ के जाना है। तो छोड़ के जाना मतलब एब्सोल्यूट नहीं छोड़ना है, इसमें आप 1000 शब्द जो है, अच्छा शब्द, अच्छा लाइन्स, अच्छे डेटा, इसको आप याद रखेंगे। और कोई भी क्वेश्चन पूछे, इररिलेवेंट ऑफ क्या पूछ रहा है, आप बस क्वेश्चन को ऊपर का जो क्वेश्चन है, भूमिका जो है वो तो लगभग सेम ही रहता है, तो वहाँ से आप इन 1000 शब्द से ही तोड़ मरोड़ के 450 शब्द या 400 शब्द निकाल के आपको लिखना है। तो सब टॉपिक में आपको लगभग 1000 शब्द आना चाहिए। मेरा बोलने का मतलब यही है, ताकि जो क्वेश्चन से नहीं आता है वो उसको भी आप ढंग से अटैम्प्ट कर सकेंगे। यहाँ पे भी आपको 2-3-4 नंबर ज़्यादा मिल जाएगा। अब नेक्स्ट है इस पे कि आंसर राइटिंग कितना महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए यहाँ पे, अगर आपको 26 पन्ना लिखने का आदत है 3 घंटे में, मतलब 3 घंटे में आप अगर 26 पेज लिख सकते हैं, तो आंसर राइटिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना कि ये कोचिंग वाले लोग बोल के इसको इतना इम्पोर्टेंट कर दिए हैं। और जेपीएससी का एग्ज़ाम है तो जेपीएससी जैसा ही इसको रहने दिया जाए, इसको यूपीएससी जैसा मत बनाइए, क्योंकि उस लेवल का ना तो क्वेश्चन आता है ना ही कुछ है यहाँ पे। तो अगर मान लीजिए आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में हैं तो आपको 8 सेमेस्टर का आप एग्ज़ाम दिए होंगे, और आप ये सोच के देखिए कि आपको जब कुछ नहीं पढ़ के भी गए तो भी आप 25 पेज 26 पेज 3 घंटा में लिखे हैं। तो इस एग्ज़ाम का तो आप बिल्कुल शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो आप ज़रूर लिखेंगे। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे जब आप नहीं जानते थे तब आप लिखते थे तो आपका कोई पेन पकड़ ले रहा था, तो जब वहाँ नहीं पकड़ा कोई पेन तो यहाँ पे भी कोई क्यों आपका पेन पकड़ेगा। और जब आप ये सोचिए कि जब आप वहाँ पे कुछ नहीं जानते थे उस समय पे भी आप पेज भर के आते थे। आर्ट्स वाले स्टूडेंट भी ऐसे ही करते हैं, साइंस वाले भी ऐसे ही करते हैं, इंजीनियरिंग वाले भी यही करते हैं। तो अब जब आप इतना पढ़ के जाइएगा तो आप आराम से 26 पेज लिख सकते हैं। तो अगर आपके पेन में स्पीड है, आप अगर 26 पेज 27 पेज 28 पेज लिख सकते हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि इस बार जेपीएससी में ज़्यादातर जो सिलेक्शन हुआ है सीजीएल वाले बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और टाइम जो है वो बहुत कम मिला है। 2-2.5 महीने का आपका मेंस का समय दिया गया। इतना समय में अगर आप सोच रहे हैं कि आंसर राइटिंग करेंगे एक क्वेश्चन का, तो आप पूरा सिलेबस का 50% भी आप कवर नहीं कर सकते हैं। तो इस स्थिति में आपका आंसर राइटिंग जो है वही बैकफायर कर जाएगा। तो कोशिश करिए, आप जैसे भी हो सिलेबस को कैसे भी करके ख़त्म करिए, उसको याद करिए, उसको समझिए, और जो स्टेप्स हम आपको बताए हैं इस वीडियो में ये सब आप फॉलो करिए। आपको आंसर राइटिंग का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगा। और एक चीज़ आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको 26 पेज 3 घंटा में आप नहीं लिख पाते हैं, तो आप तो कंपटीशन से वैसे ही आउट हो जाइएगा, क्योंकि 2 महीना में आप स्पीड पकड़िएगा या फिर कंटेंट को मजबूत करिएगा। 2 महीना में नया आदत जो है वो तुरंत नहीं बन पाता है। अगर आप झुक करके बैठते हैं, आप सोच के देखिए, अगर आप झुक करके बैठते हैं तो भी 2 महीना में आप सीधा नहीं बैठ सकते हैं। तो ये तो हाथ की स्पीड बढ़ाने की बात हुई। हाँ, अगर आपको टाइम मिलता बहुत ज़्यादा, अगर एक साल का समय मिल जाता तो उस समय में आप 5-6 महीना जो है कंटेंट को मजबूत करने के बाद आप आंसर राइटिंग कर सकते थे। लेकिन आज की परिस्थिति में आंसर राइटिंग जो है उतना महत्वपूर्ण नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए इसको। जिनका कंप्लीट है सारा सिलेबस तो वो आंसर राइटिंग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर का कंप्लीट नहीं है तो उनको आंसर राइटिंग अभी नहीं करना चाहिए। बाकी कोई भी कोचिंग वाला जब तक आपको डराएगा नहीं तो आप उनका आंसर राइटिंग का कोर्स नहीं लेंगे, ना ही आप उनका कोर्स ज्वाइन करेंगे। तो इसलिए जो है कोचिंग के द्वारा अननेसेसरी बहुत डराया जाता है बच्चों को कि आंसर राइटिंग इतना महत्वपूर्ण है, उतना महत्वपूर्ण है। उतना भी महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये लोग बोल के चिल्ला के हालत ख़राब करके रखे हैं बच्चा लोग का। तो ये चीज़ें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब चीज़ आप अपनाइए, ना कि आप इस चीज़ को अपनाइए। ये कोचिंग का बिज़नेस जो है इसी चीज़ पे अभी चल रहा है, क्योंकि अभी 2 महीना में ऑफलाइन में कोर्स कंप्लीट कराना इतना आसान नहीं है। तो वो लोग आंसर राइटिंग ज़्यादा कर रहे हैं, और इसी में बच्चा जो है पागल हो जाता है कि आंसर राइटिंग करे कि नहीं करे। एक समय तो ऐसा लगता है कि आंसर राइटिंग अगर नहीं कर रहे हैं तो रिग्रेट फील होता है कि कहीं पाप तो नहीं कर रहे हैं हम, कहीं यही चीज़ तो नहीं है जो हमको सेलेक्ट कराएगा।
आप खुद सोच के देखिए इस चीज़ को कि अगर मान लीजिए कि आपको जिसका आंसर नहीं आता है वो क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करिएगा, कैसे लिखिएगा। अगर आपका आंसर ही नहीं पता है तो आप आंसर राइटिंग लाख कर लीजिएगा तो भी आप उसको नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए आप, मेरा यही रिक्वेस्ट है कि छोटा भाई होने के नाते मैं आप लोग को समझता हूँ छोटा भाई की तरह, तो आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करिए, आप लोग कंटेंट को जितना हो सके उतना मजबूत करिए। आप अपने ग्रेजुएशन के दिन को याद करिए, आप अपने इंजीनियरिंग के दिन को याद करिए, आप अपने और भी कोई दिन है, मास्टर्स के दिन है, उसको याद करिए कि आप उस समय पे भी पेज भर के आते थे एग्ज़ाम में जब आपको कुछ नहीं पता होता था। तो अब तो आप इतना शिद्दत से पढ़ रहे हैं तो आपको इतना सारा चीज़ पता है, तो क्या अब आप नहीं लिख सकेंगे एग्ज़ाम में क्या? अगर आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आपका एग्ज़ाम तो वैसे भी नहीं निकलने वाला है। तो आप लोग इस बात को समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ MCQs। तो MCQs को कुछ बच्चे जो है सबसे लास्ट में कब बनाते हैं, लेकिन ये गलती आप नहीं करिए। आप MCQ को शुरू में ही बनाइए, 2 पेजेस में आप MCQs को भर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, और आंसर जो लिखिएगा 1 का B, 2 का C, 3 का D है तो D कर दीजिए। इस तरह से आप करिएगा, 2 पेज लगाइएगा इसमें, एक क्वेश्चन के बाद 2-3 लाइन का गैप छोड़ दीजिएगा, फिर दूसरा क्वेश्चन के बाद भी 2-3 लाइन का गैप छोड़ दीजिएगा। इस तरह से आपको 2 पेज में लिखना है। लास्ट में अगर समय बचेगा तो ऑप्शन नंबर बी में मान लीजिए कृषि था तो कृषि आप लिख दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी में मान लीजिए बिल्ली था तो आप इसको बिल्ली लिख दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी में मान लीजिए मधुमक्खी था तो इसको मधुमक्खी लिख देना है। ये बाद में करना है, आप शुरू में क्या करेंगे 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी ये लिखना है। ये टाइम आपका सेव कर जाएगा। उसके बाद कुछ लोग करते हैं क्या है कि मार्जिन के लिए क्या करते हैं कि स्केल और पेन ये ले जा करके लकीर खींचते हैं। ये गलती नहीं करिए, इसमें भी आपका 2-3 मिनट का समय बर्बाद होता है। आप चुपचाप से 30 पेज पकड़िए और उसको साइड से मोड़ दीजिए। अब मोड़ दीजिए तो कितना मोड़िए, लगभग 2 सेंटीमीटर आप मोड़ दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके लेके नापने लगे कि 2 सेंटीमीटर, एक अंदाज से आप मोड़ दीजिएगा, वही आपका मार्जिन है। आप पेन चलाइएगा, आपका समय जो है आपका बर्बाद होगा। ये जो 2-3 मिनट कर करके आप जो बचाएंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लास्ट में। और यही 2-3 मिनट अगर नहीं रहा तो आप क्वेश्चन बहुत गंदा तरीके से अटैम्प्ट कर दीजिएगा। मेरा खोट्ठा में नंबर कम आने का यही सब कारण रहा था, खास करके ये लाइनिंग वाला लकीर खींचने में ही मेरा 4-5 मिनट लग गया था। हाँ, आंसर राइटिंग के लिए आप लोग खोट्ठा का 1-2 प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, लेकिन डूबना नहीं है उसमें। बस 2-3 तक ही आप खुद को सीमित रखना है। देखिए 6th JPSC, 7th JPSC और अभी बैकलॉग वाला भी एग्ज़ाम अगर हो जाता है तो ये 3 क्वेश्चन आपका रहेगा खोट्ठा में। और खोट्ठा में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट करता है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि 6th JPSC में आया था तो अब नहीं आएगा, या फिर 7th में आया था तो अब नहीं आएगा, वो नहीं सोचना है। आपको पूरा करना है और कुछ नहीं, 6th JPSC का, 7th JPSC का और बैकलॉग का ये बैठ के आपको सॉल्व करना है। आप देखिए कि 3 घंटा में क्या 18-19 क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप सही स्थिति में है और आपको ज़्यादा पागल होने की ज़रूरत नहीं है। पेन का यूज करें, मैंने साइंस सॉफ्टवेयर लिखा था, पेन कोई भी यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं, अपना सुविधा के अनुसार देख लीजिए। सिर्फ पेन जो है ठीक ठाक चलना चाहिए और थोड़ा हाथ में दर्द नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग जो भी पेन यूज़ करेंगे करिए। जेल पेन यूज़ नहीं करिएगा यहाँ पे, क्योंकि पेज का क्वालिटी बहुत अच्छा यहाँ पे नहीं रहता है। तो जेल पेन अगर आप करेंगे तो हो सकता है पेज जो है, पेज की इधर उधर इंक चला जाए, तो इसलिए जेल पेन आप अवॉइड करिए। कोई भी बॉल पेन यूज़ कर सकते हैं। मार्जिन का बता दिया हूँ। और एक लाइन में आपको कितना शब्द लिखना है, तो आपका अगर फ़ॉन्ट साइज़ छोटा है तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन आइडियली अगर देखा जाए तो अगर आप पेज इतना बड़ा है तो इधर पे भी मार्जिन और इधर पे भी मार्जिन छूटने के बाद इस जगह पे आप जो लिखेंगे तो 4 से 5 शब्द आप लिखिए, आपका काफ़ी है। और जैसे खोट्ठा में आपका 7 मार्क्स है, एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का आता है, एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का आता है, और बाकी संक्षेपण वगैरह अलग है। आपका जो पैसेज है, अनसीन पैसेज, वो अलग है, निबंध अलग है, इसको छोड़ के। तो अगर 7 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो 7 मार्क्स के क्वेश्चन में एक पेज पूरा लिखना है और सेकंड पेज का 1/4 लिखना है। इससे ज़्यादा आप नहीं लिखेंगे, अगर लिखिएगा तो टाइम वेस्ट होगा आपका। 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए क्या करना है आपको, खूब से खूब 1.5 पेज या फिर 1.75 पेज, इतना ही आपको लिखना है। अब जैसे वो पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4, इनमें जो 40 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो इन 40 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है कि 5 पेज पूरा लिखना है और 6ठा पेज में क्या करना है 1/4 लिखना है। अगर साइंस टेक में जैसे 32 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें आप क्या करेंगे, 4 पेज पूरा लिखना है आपको और 5वां पेज जो है उसको आप
1/4 कर दीजिएगा या फिर 1/2 कर दीजिएगा, 1.5। और इससे ज़्यादा आप कोशिश करिए कि नहीं लिखने का, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा लिखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन में टाइम जो है वो आपका किल हो जाएगा। तो यहाँ पे जितना भी मार्क्स का क्वेश्चन आता था उसके हिसाब से मैंने पेजेस बता दिए आपको। एक लाइन में कितना लिखना है तो वो भी आपको बता दिया कि एक लाइन में आप 4 से 5 शब्द ही रखेंगे, ज़्यादा कोशिश करिए कि नहीं रखने का। बाकी अगर आपका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा है तो आप लोग अपने हिसाब से लिखेंगे। अब फ़ॉन्ट साइज़ जिसका छोटा है तो वो 6 पेज थोड़े नहीं लिख सकते, तो उनका आंसर जो है 4 पेज में ही हो जाएगा। तो इसके लिए हड़बड़ाना नहीं है। 18 और 16 पेज में भी अगर आप सही आंसर लिखते हैं, जेन्युइन आंसर लिखते हैं, तो भी आप जो है सेलेक्ट होंगे। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और खोटा का जो क्लास है इसको भी हम लोग देखते हैं, कुछ दिन में स्टार्ट करते हैं इसको भी। लेकिन आपका हर हाल में मई के एंड तक ये सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा, तो आपको इतना हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। जितना भी पढ़ाई हो रहा है, फिर जितना भी पढ़ाई हो गया है, आप उसी को ठीक से रिवीजन कर लीजिए। तो बस इस वीडियो के माध्यम से इतना ही कहना था। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।